नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज, जहां पे इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये बोरीवली वेस्ट इलाका है मुंबई का। यहां के वार्ड में सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं कोरोना के। आपको बता दें कि मुंबई शहर में 24 घंटे में 2000 के करीब मामले रिपोर्ट हो गए हैं। एक बार फिर से ये शहर नई लहर देख रहा है। महाराष्ट्र में तेज़ी से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के, और यहाँ पर तमाम अधिकारियों का कहना है कि ये नया स्ट्रेन नहीं बल्कि सार्वजनिक जगहों पर, बाजारों में जो लापरवाही लोगों द्वारा बढ़ती जा रही है, भीड़ नजर आ रही है, उसका बड़ा कारण है कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं। 90% से ज़्यादा जो मामले हैं वो इमारतों से सामने आ रहे हैं। देखिए पूरी खबर। मुंबई शहर 2000 मामलों के करीब है, लेकिन बाजारों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां कुछ इस तरह से उड़ाई जा रही हैं। महात्रे पैलेस जैसी 220 इमारतें सील हो चुकी हैं। 90% कोरोना के मामले बिल्डिंगों से ही हैं। सोसाइटीज में फिर से ऐसे नोटिस चिपकाए जाने लगे हैं, जहां लोगों से कोविड के नियमों का सख्ती से पालन की अपील की गई है। बढ़े मामलों की वजह नए स्ट्रेन से ज्यादा लोगों की लापरवाही बताई जा रही है। 95% ऑफ द केसेस आर फ्रॉम द नॉन स्लम एरिया, बिल्डिंग हाई रेज एरिया। जो केसेस राइज होना वो फरवरी 2nd वीक से स्टार्ट हो गया है। राइट नाउ मार्च में और ज़्यादा हो गया। ऑन एन एवरेज वी आर कंट्रीब्यूटिंग अबाउट 25 to 30 केसेस डेली। दैट इज शोइंग द पीक ऑफ लास्ट ईयर्स जुलाई मंथ। ऑफिस वर्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो मिल रहा है। थर्ड थिंग, उन लोग पिकनिक या आउट ऑफ जो भी है ट्रैवल हिस्ट्री है उनका, और मेजर तो फंक्शंस वो भी एक हिस्ट्री मिल रही है हमें। वायरस इस बार फैलने का कारण बहुत सारे लोगों ने अभी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग एंड बेसिक सैनिटाइजेशन मेजर्स कंप्लीटली छोड़ दिया है। तो ये वायरस की इन्फेक्टिविटी के कारण सिर्फ नहीं ये सेकेंड पीक आया, ये सेकेंड पीक अपने केयरलेसनेस की वजह से भी है। इस वक्त हम मुंबई के RN वार्ड के वॉर रूम में हैं, और किस तरह से वॉर रूम में वैक्सीनेशन के साथ साथ कोविड के केसेस को संभाला जा रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर संजय यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। कितने कोविड केसेस के कॉल्स आने लगे हैं? जनवरी में कितने थे, अभी कितने बढ़े हैं, और वैक्सीनेशन ड्राइव के केसेस कितने, कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं? मैम, जो वैक्सीनेशन जो पहले कॉल्स थे अराउंड 200 to 300 कॉल्स होते थे जैन में, बट अब कोविड केसेस इंक्रीज़ होने की वजह से और वैक्सीनेशन स्टार्ट होने की वजह से अब आज के टाइम में 700 to 1000 कॉल्स डेली के आ रहे हैं। मुंबई में रविवार को एक दिन में 1962 नए केस सामने आए और 7 लोगों की मौत हुई। अक्टूबर महीने के बाद ये सबसे ज्यादा मामले हैं। 3 हफ्तों में ही रोजाना रिपोर्ट होने वाले मामले दोगुने हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में 16,620 नए केस सामने आए हैं, जो कि 30 सितंबर के बाद से सबसे ज्यादा हैं। औरंगाबाद, परभनी, उस्मानाबाद, पुणे, नांदेड़, ठाणे, पालघर, जलगांव, नागपुर, लातूर, धुले, वर्धा, नासिक जैसे जिलों में बढ़े मामलों को देखते हुए पाबंदियां लगाई गई हैं। ये बोरीवली वेस्ट इलाका है। सबसे ज़्यादा एक्टिव मामले जिस वार्ड में देखे जा रहे हैं उनमें से एक ये इलाका है, और मेरे पीछे आप ये महात्रे पैलेस बिल्डिंग देख रहे हैं। यहाँ 7 मामले कोविड के देखे गए, जिसके बाद पूरी बिल्डिंग को ही सील कर दिया गया है। BMC का नियम कहता है कि 5 से ज़्यादा अगर मामले हों तो पूरी बिल्डिंग सील की जाएगी। और जिस तरह से मुंबई शहर में लगातार मामले जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, बुधवार के पहले ही बताया जा रहा है कि यहाँ के लिए भी पाबंदियों की घोषणा हो सकती है। मुंबई में कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया के लिए। और अब बाटला हाउस एनकाउंटर केस की बात करते हैं। 13 साल पुराने इस एनकाउंटर केस में इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी आरिस खान को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है दिल्ली के साकेत कोर्ट द्वारा। इस एनकाउंटर में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा जो शहीद हुए थे, उनकी हत्या का दोषी आरिस खान को माना गया है, और कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बताया है। मुकेश सेंगर की रिपोर्ट देखिए। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दोषी आरिस खान की साकेत कोर्ट में पेशी हुई। उसकी तरफ से रहम की गुहार लगाई गई, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरिस खान को फांसी दी जाए। कोर्ट ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए आरिस खान को फांसी की सजा सुना दी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज ये फैसला किया कि ये जो हत्या हुई इंस्पेक्टर मोहन शर्मा जी की, एक जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसमें कैपिटल पनिशमेंट का केस बनता है। और फाइनली कोर्ट ने इसको कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड किया। सारे एविडेंस जो हमने कोर्ट में पेश किया, उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखते हुए कोर्ट ने माना कि इस केस की जो हत्या का केस है, जो और भी धाराएं लगी हुई है, सब केस सारी धाराएं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव होती हैं। आज उन्हें फाइनली कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि इसकी कैपिटल पनिशमेंट इसको अवार्ड किया जाता है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर ये माना
कि आरिज खान ही वो शख्स है जिसने इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा को गोली मारी थी। बटला हाउस एनकाउंटर के बीच आरिज खान और शहजाद भाग गए थे, जबकि इनके दो साथी आतिफ आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे और मोहम्मद सैफ को मौके से पकड़ लिया गया था। आरिज 2008 में दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद और यूपी की अदालतों में हुए धमाकों का मुख्य साजिशकर्ता था। इन धमाकों में 165 लोग मारे गए थे और 535 लोग घायल हुए थे। आजमगढ़ के रहने वाले आरिज खान उर्फ जुनैद को स्पेशल सेल की टीम ने फरवरी 2008 में नेपाल की सीमा से गिरफ्तार किया था। आरिज बम बनाने में माहिर था। धमाकों के बाद आरिज नेपाल भाग गया था, फिर नेपाल से सऊदी अरब। वहां उसकी मुलाकात रियाज भटकल से हुई। रियाज भटकल ने उसे भारत में इंडियन मुजाहिदीन को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी दी। कोर्ट के इस फैसले से इंस्पेक्टर मोहनचंद शर्मा का परिवार खुश है। उन्होंने कहा कि उन्हें इंसाफ मिला है। उनके नेटिव प्लेस पे जाके मुलजिम के सारी वहाँ से इंक्वायरी करके लाए तो ये पाया गया कि इनकी फैमिली, इनकी मदर के नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इनके नाम पे कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं है। तो कोर्ट ने इस सब हालात को देखते हुए 11 लाख रुपए का कंपनसेशन अवार्ड किया। साथ कहा कि 11 लाख रुपए इससे रिकवर किए जाएंगे, इनकी फैमिली की प्रॉपर्टी से रिकवर किए जाएंगे। लेकिन उन 11 लाख रुपए में से 10 लाख रुपए कोर्ट ने कहा कि शहीद इंस्पेक्टर मोहम्मद शर्मा जी की फैमिली को जाएंगे और 1 लाख रुपए सरकार अपने पास रखेगी अपने एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरिज खान देश और समाज के लिए खतरा है, उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। बटला हाउस एनकाउंटर को लेकर पहले शहजाद को उम्र कैद की सजा हुई, उसके बाद ये दूसरा मामला है जब आरिज खान को फांसी की सज़ा का ऐलान हुआ। इससे साफ है कि पुलिस ने जो सबूत कोर्ट में रखे उन्हें कोर्ट ने सही माना और इस मुठभेड़ को भी सही माना। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लड़ाई का जो मामला है वो लगातार गहराता जा रहा है। आज डिप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि केंद्र सरकार संसद में दिल्ली के संबंध में असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बिल लेकर आई है और इसी को लेकर केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर है। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से पहले तो चुनाव जीतने की कोशिश करना, जब जनता चुनाव में हरा दे तो उसके बाद चुने हुए एमएलएज को खरीद के सरकार बनाने की कोशिश करना, सरकार चलाने की कोशिश करना। और जहां एमएलएज ना बिक पाए दिल्ली जैसी जगह पे, जब वो इसमें भी फेल हो गए कि एमएलएज खरीद पाते, तो उसके बाद में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट जाके ये कानून अमेंडमेंट पास लेके आए हैं। और इसमें कुल मिला के चुनी हुई सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा में सोमवार को केंद्र सरकार ने जो द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया, उससे दिल्ली की केजरीवाल सरकार बीजेपी पर जबरदस्त हमलावर है। दिल्ली सरकार के मुताबिक संशोधन बिल में 2 प्रावधान असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक हैं। पहला, बिल में लिखा गया है सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दूसरा, कहा गया है कि फैसलों से पहले उपराज्यपाल की राय लेनी होगी। अभी बीजेपी या केंद्र सरकार का पक्ष इस मामले पर सामने नहीं आया है, लेकिन अभी के स्वरूप में केंद्र सरकार का बिल सुप्रीम कोर्ट के 4 जुलाई 2018 के संवैधानिक पीठ के उस फैसले के विपरीत नजर आ रहा है जिसमें दिल्ली की निर्वाचित सरकार और उपराज्यपाल के अधिकार और उनकी सीमा को परिभाषित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाव ये था कि दिल्ली में सरकार का मतलब निर्वाचित सरकार होगा। कुछ विषय छोड़कर चुनी हुई सरकार बाकी राज्य सरकारों की तरह ही फैसले ले सकती है। चुनी हुई सरकार को अपने अधिकार क्षेत्र के विषयों पर फैसला लेने का अधिकार होगा, जबकि उपराज्यपाल को केवल सूचित करना होगा। इसमें अब ये क्लियर किया गया है कि एलजी जो चाहें उस फैसले को जो है मंजूरी जो है चुनी हुई सरकार को उपराज्यपाल से मंजूरी लेनी होगी। कोई भी अपना फैसला, अगर एलजी ने आदेश दे दिया आप सारे फैसले मेरे पास भेजिए, तो वो सारे फैसले भेजने पड़ेंगे। अगर उन्होंने कहा कि ये 10 विषय हैं आप इन पे भेजिए, तो उन पे जो है मंजूरी चुनी हुई सरकार को लेनी होगी। केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही हैं। जाहिर है आने वाले दिनों में हमें फिर से दिल्ली की चुनी हुई सरकार बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई की वही पुरानी तस्वीर देखने को मिल सकती है जो 2015 से 2018 तक देखी गई। दिल्ली से शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे शादी के बंधन में बंधे जसप्रीत बुमराह।
और टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह शादी के बंधन में बंध गए हैं। टीवी एंकर संजना गणेशन के साथ उनकी शादी हुई गोवा में और तस्वीरें सोशल मीडिया पर फौरन वायरल हुई। दुनिया भर के बल्लेबाजों के विकेट उखाड़ने और अपने यॉर्कर से उन्हें परेशान करने वाले भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस बार खुद क्लीन बोल्ड हो गए। टीम इंडिया के यॉर्कर किंग बुमराह टीवी एंकर और अपनी दोस्त संजना गणेशन के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बुमराह और संजना ने गोवा के एक निजी समारोह में शादी कर ली, जहां दोनों के परिवारों के अलावा करीबी रिश्तेदार और क्रिकेटर शिखर धवन जैसे चंद दोस्त ही मौजूद थे। प्यार अगर आपको इसके योग्य मानता है तो आपके सफर को आगे बढ़ाता है। हमने एक साथ नई जिंदगी की शुरुआत की है। आज का दिन हमारी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिनों में से एक है। हमें शादी की ये खबर आपसे साझा कर खुशी हो रही है। शादी के इस समारोह में कोरोना महामारी को लेकर एहतियात भी बरते गए और नियमों का ख्याल भी रखा गया। गुजरात के शर्मीले बुमराह और उनकी टीवी एंकर दोस्त संजना को लेकर पिछले कुछ दिनों से खबरें मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। थोड़े ही वक्त में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट ले चुके बुमराह मौजूदा भारत इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज से बाहर हैं, लेकिन फैंस जरूर उम्मीद कर रहे हैं कि शादी के बाद की इनिंग में बुमराह मैदान पर और घातक साबित होंगे। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।